हेलो वीवर्स। मैं हकीम वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आज समझते हैं क्रोहन डिजीज़ या सहज अमा, खराश अमा या वर्म अमा। पहले हम इसको यूनानी नज़रिए से देखेंगे। जैसा कि नाम से मालूम है, सहज अमा यानी कि आंतों के अंदर खराश पैदा हो जाना या सोजिश पैदा हो जाना या वर्म आ जाना। वर्म आने की कई वजूहात हो सकती हैं। कोई खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, कोई मौसमी हालात हो सकते हैं, कोई जरासीम बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई वायरस हो सकते हैं, और भी कई वजूहात हो सकती हैं। लेकिन हमें जब यूनानी नज़रिए से इस प्रॉब्लम को समझते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, चूँकि यूनानी का अपना एक ख़ासा है कि वो किसी भी मर्ज़ को समझने के लिए उसकी सराउंडिंग्स को भी समझती है, उसके कंस्ट्रक्शन को, उसके स्ट्रक्चर को, सबको समझती है। तो हम ये देखेंगे कि हमारी आंतों का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो इस तरह की है कि जो बहुत नाजुक है और नरम है। इसीलिए इसको एक असबानी उज़ू कहा जाता है, यानी कि ऐसा ऑर्गन जिसमें नर्व्स का एक जाल फैला हुआ है। ये बहुत सेंसिटिव है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि आंतों की बीमारी अगर हो जाए तो उसको बहुत जल्द ट्रीट करना चाहिए, वरना ये फिर बहुत मुश्किल से इलाज हो पाता है इसका। आंतें बहुत हसास ऑर्गन हैं। तो आंतें चूँकि बहुत नरम और नाजुक हैं, लेकिन इनमें सफ़रा यानी बाइल का गिरना ज़रूरी था। बाइल का सीक्रेट होना, इनका आना ज़रूरी था इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को सही रखने के लिए और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस के लिए। अगर सफ़रा आंतों में नहीं आएगा तो कब्ज़ हो जाएगा, कोलिंज हो जाएगा। इसलिए सफ़रा का गिरना तो लाजमी था, और यही वजह है कि आंतों पे एक लेसदार परत यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन की एक परत, एक लेयर लगा दी गई नेचुरली कुदरत की तरफ से, ताकि आंतों को दूसरी जो भी कुछ खाई पी चीज़ें, जो हरीफ चीज़ें जिनको कहते हैं, जो तेज़ होती हैं, ऐसी चीज़ों से आंतों को नुकसान नहीं हो, और जो भी फासिद मादा है, ये जो बराज है या फीसेज है, वो आंतों से जब जाए तो आंतों को नुकसान नहीं पहुँचे। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आंतों को कि इस लेयर को ख़राब कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और आंतों पे वर्म आ जाता है, जिसमें कि सफ़रा सर फहरिस्त है, बाकी दूसरी चीज़ें भी अपनी जगह होती हैं। तो जब ये वर्म आ जाता है तो वर्म जिस जगह पे आता है उस जगह के अलामात ज़ाहिर होते हैं। हालांकि यूनानी में थोड़ा सा इसको इस तरह से समझा गया है कि जब आंतों की वर्मी कैफियत का बयान करते हैं तो आंतों की वर्मी कैफियत का बयान करते हैं, लेकिन इसकी वजह से होने वाले जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उनको उस दौरान एक्सप्लेन किया जाता है। मिसाल के तौर पे जब ये वर्म अमा की वजह से जो फासिद मादा या जो वेस्ट मटेरियल या जो सीक्रेशंस होते हैं जो पैदा होते हैं, वो जब आर्थराइटिस पैदा करते हैं, जोड़ों में दर्द पैदा करते हैं, तो हम उसका जिक्र आर्थराइटिस के बाब में करते हैं। इसकी वजह से जब जो रेशेस होते हैं या अर्टिकेरिया होता है तो उसका जिक्र हम उस वक्त करते हैं। इस तरह से इसीलिए थोड़ा सा जब क्रोहन डिजीज़ को हम समझेंगे तो इसको समझने में हमें थोड़ा एक बैलेंस बनाना होगा। इनफैक्ट तो जब हम बात करते हैं यूनानी नज़रिए से इसको समझने की, तो ये देखते हैं कि ये सफ़रा एक ज़रूरी चीज़ थी जिसको कि सिर्फ़ और सिर्फ, इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जब हम सफ़रा बोलते हैं तो ये सिर्फ़ वो सफ़रा नहीं होता जिसको कि आम तौर से इस तरह से ट्रांसलेट कर लिया गया है कि जो लीवर से सीक्रेट होता है, जो बाइल होता है
येलो बाइल जो होता है उसको सिर्फ और सिर्फ उसको सफ़रा मान लिया गया है। सफ़रा की जब आप बहुत अच्छी तरह से गहराई के साथ समझेंगे तो ये समझेंगे कि जिस्म के अंदर हर वो चीज़ जो दूसरे सेल्स को नफूज कराने का, पेनिट्रेट कराने का काम करती है या एक्टिवेट करने का काम करती है, स्टिमुलेट करने का काम करती है, चाहे उसको आज हार्मोन का नाम दिया जाए या किसी केमिकल का नाम दिया जाए या किसी जूस का नाम दिया जाए या कोई सीक्रेशन सब्सटेंस, कोई से भी इस तरह के नाम दिए जाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। कभी ये ब्रेन में कुछ स्टिमुलेशन के लिए कुछ ग्लैंड्स से सीक्रेट होता है, कभी ये हमारे थायराइड से सीक्रेट होता है, कभी इंटेस्टाइन में से सीक्रेट होता है, यानी कि ये बहुत सारी जगहों से सीक्रेट होता है और ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो आपको सफ़रा को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जिगर में पैदा होने वाला या जिगर से निकलने वाला जो बाइल है, येलो बाइल है, सिर्फ उसको ना समझें, बल्कि हम बात कर रहे हैं जो खून में गर्दिश करता है उसकी। जिस तरह से एडवांसमेंट होता है, समझने में एक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती है, उसी तरह से जैसे एलोपैथी इसके लिए एक बहुत बढ़िया मिसाल है, जीती जागती मिसाल, कि आज से आप 100 साल पहले कहें तो कि देखेंगे तो उस वक्त कितनी दवाएं थी और कितनी समझ थी और कितने इन्वेस्टिगेशंस थे। उसके बाद 50 साल की आई है, फिर 20 साल बाद आई है, और आज देखिए धीरे धीरे न सिर्फ मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट हुआ बल्कि टेक्निक में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, डायग्नोसिस में इम्प्रूवमेंट हुआ, हर चीज़ इम्प्रूवमेंट हुआ, और इसी का नाम तरक्की है, प्रोग्रेस है। जो कि हमारे यहाँ तो ये हो रहा है कि उल्टा कम हो रहा है, हर कोई शॉर्ट देखना चाहता है कि बस आज का नुस्खा दे दिया जाए। बहरहाल वो बात टॉपिक अलग हो जाएगा। फ़िलहाल हम बात करते हैं, यानी कि जब सफ़रा आंतों में गिरता है तो अगर ये लगातार गिरता रहे, ज़्यादा मिक़दार में गिरता रहे, तो आंतों में ज़ख़म भी हो जाते हैं, जिसको हम क़ुरूह अमा या अल्सर्स ऑफ इंटेस्टाइन्स या अल्सर्स ऑफ कोलन या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहेंगे। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ़ और सिर्फ यही इसकी वजह हो ऐसा नहीं है, बहुत सारी दूसरी वजूहात भी होती हैं। हालांकि ट्रीटमेंट करते वक्त जो जैसा कि मेरा उसूल है उस हिसाब से हमेशा ही ध्यान रखा जाए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन है और पीछे जब एक चीज़ रुकी रहती है तो वो उस जगह को डिस्ट्रॉय करती है, ख़राब करती है, वहाँ पे कुछ ख़ास तरह के जरासीम, बैक्टीरिया भी ग्रो करने लगते हैं और जो कुछ केमिकल्स हैं वो भी अपना धीरे धीरे आंतों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि कभी कभी वो ऑब्स्ट्रक्शन इतना कम होता है कि पेशेंट आपको सही कह नहीं पाता है। पेशेंट से कहते हैं कि तो पेशेंट ये कहता है मैं डेली फ्रेश होता हूँ, डेली पॉटी जाता हूँ, डेली पाखाना आता है, पेट साफ़ होता है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से बार बार पूछेंगे तो पता लगेगा कि वो ये कहेगा कि हाँ पूरा पेट साफ़ नहीं होता है। तो वो एक गलत बात होती है। इसलिए सबसे पहले अगर आंतों में वर्म है तो खैर हम आते ही कोई लेक्सेटिव नहीं दे सकते, लेकिन इस बात को समझना तो होगा। तो जब आंतों में वर्म आ जाता है या सहज अमा हो जाती है, सोजिश अमा हो जाती है, तो इसमें आंतों में दर्द भी होता है, मरोड़ होती है, मतली या उबकाई या क़ै भी हो सकती है, बुखार भी आता है और दस्त आते हैं पतले पतले, बार बार ज़्यादा दस्त भी हो सकते हैं, थोड़े कम दस्त भी हो सकते हैं, लेकिन लगातार होते हैं और ज़्यादा दिनों तक होते रहते हैं। इस तरह से कई सिम्टम्स इसके कंटिन्यू रहते हैं और पखाने के साथ म्यूकस भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, ओकल्ट ब्लड हो सकता है और एपिथेलियल सेल्स क़श्र अमा भी पाए जा सकते हैं। इस तरह से कई अलामात इसमें को समझने के लिए पाई जाती हैं, जिसके बाद कि हम ये तय करते हैं कि यहाँ पर सोजिश अमा का केस है, तो फिर उसी हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। चूँकि हम एक एक बात बहुत समझने की होती है।
चूँकि हमारे यहाँ पर सहज अमा को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि जब ये छोटी आंत में होता है तो हम अलग तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, जब ये बड़ी आंत में होता है तो अलग तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, और इसका असर जब एनएस तक हो जाता है तो हम अलग तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, जब इसका असर मुंह तक आता है, छालों तक आता है तो अलग असर करते हैं, अलग दवाएं करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये डिवाइडेड है, इसको एक ही सीक्वेंस में नहीं लिया गया। क्रॉन डिजीज़ में इन सारी चीज़ों को एक ही जो टाइटल के अंडर में एक्सप्लेन किया गया है और एक दूसरे से रिलेट किया गया है, जो कि सही भी है, लेकिन हमारे यहाँ इसको अलग तरह से देखा गया। तो उसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हैं और उस तरह से भी समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं इसको मॉडर्न साइंस के नज़रिए से, मॉडर्न जो इसकी रिसर्च है या जिस तरह से इसको समझा गया है। क्रॉन डिजीज़, जिसको कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ कहा जाता है, ये एक आंतों की वर्मी कैफियत है, यानी कि आंतों की एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें कि आंतों में वर्म पैदा होता है, ख़राश पैदा होती है और उसकी वजह से ये सारी अलामात पैदा होती हैं। क्रॉन डिजीज़ मुंह से लेकर के और एनस तक डाइजेस्टिव कैनाल के किसी भी पार्ट में हो सकती है या ज़्यादातर पार्ट्स में हो सकती है। इसके अलावा जिस्म के बाहरी हिस्सों में, दूसरे हिस्सों में भी इसका असर आ सकता है, जैसे आर्थराइटिस हो सकता है, रेशेज़ हो सकते हैं और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए इसको ऑटोइम्यून डिजीज़ का नाम दिया जाता है कि इसको समझना मुश्किल हो रहा है। ऑटोइम्यून डिजीज़ का हम अपने नज़रिए से अगर देखें तो ये होता है कि एक केमिकल या एक खिल्त जो कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, जिसको हम सफ़रा कहते हैं, जब वो सफ़रा चूँकि एक व्हीकल है दूसरी चीज़ों को बलगम करता है, लेकिन सफ़रा करवाता है। यूनानी नज़रिए से, यूनानी फ़िलॉसफी से समझेंगे इसको तो आसान होगा। तो जब ये चीज़ एक्टिवेट होती है किसी भी जरासीम के रेस्पॉन्स में या किसी इंटेस्टिनल प्रॉब्लम की वजह से, और वो उस स्वेलिंग को अक्सर उतार देती है, ठीक कर देती है, लेकिन जब और उसके बाद वो जो ऑटोइम्यून सेल्स एक्टिवेट हुए थे वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जब वो अपना अमल करना नहीं रोकें तब वो दूसरे सेल्स को भी खाने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और तब ये ऑटोइम्यून कंडीशन कहलाती है। यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूँ कि एक मिलती जुलती सी कैफियत और होती है जो कि आजकल बहुत कॉमन है, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्योंकि इरिटेशन यहाँ पर भी है। लेकिन इसमें ये होता है कि IBS में आंतों के फैल में ख़राबी आती है, यानी कि आंतों का फंक्शन बिगड़ता है, जबकि क्रॉन डिजीज़ में या वर्मेमा में आंतों में ख़राबी आती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आंतों की जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो दो तरह की होती है। एक यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसको आम तौर से आजकल जाना जाता है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और दूसरी क्रॉन डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस थोड़ी सी अलग कंडीशन है, जिसको कि हम आमतौर से क़ुरूह अमा के नाम से जानते हैं, और जब हम आंत का जो हिस्सा इसमें मुब्तला हो उससे रिलेट करके एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी आंत का जिक्र होता है। क्रॉन डिजीज़ के जब आप सिम्टम्स में देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर मुंह से लेकर के और एनस तक का रिलेशन है, और ये पूरी डाइजेस्टिव कैनाल में हो सकती है। लेकिन जैसा कि हमने तो अलग अलग बयान किया है, अलग अलग चैप्टर के तहत, अलग अलग टाइटल के तहत बयान किया है, यहाँ पे एक ही चैप्टर में, एक ही टाइटल में बयान किया गया है, लेकिन फिर भी जब जिस पार्ट में प्रॉब्लम होती है तब उस नाम से वो जानी जाती है। जैसे कि अगर ड्यूटेनम में ये प्रॉब्लम होगी तो ड्यूटेनाइटिस कहलाएगी, जिजुनम होगी तो जिजुनाइटिस कहलाएगी, कोलन में होगी तो कोलाइटिस कहलाएगी। इसी तरह से जो है पेरिएनल डिजीज़ हो जाएगी अगर एनस के पास आसपास होगी तो, या इसकी वजह से दूसरी चीज़ें होंगी तो उनको उस नाम से जाना जाएगा। तो सिम्टम्स
मॉडर्न में भी वही उसी तरह के आते हैं कि दस्त आते हैं इसमें पतले, जो एक साथ भी शुरू हो सकते हैं और धीरे धीरे भी शुरू हो सकते हैं। पेट में दर्द होता है, पॉटी के साथ ब्लड आ सकता है, म्यूकस आता है, बुखार आता है, रैशेज़ होते हैं, और इसके अलावा इस मुँह में छाले हो सकते हैं, एनस में सूजन हो, प्रोक्टाइटिस हो सकती है, और रैशेज़ हो सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, आँखों में सूजन आ सकती है। यानी कि हम जब ये कहते हैं कि समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद, लेकिन इस फ़िलासफ़ी को जानें कि जब हम ये कहते हैं कि किसी खिल्त का गलबा हो गया है, कोई खिल्त गालिब आ गई है, तब ऐसी कंडीशंस पैदा होती हैं। और कभी कभी ये होता है कि मुरक्कब खिल्त गालिब होती है। हालांकि थोड़ी सी पेचीदा है इसको समझना, लेकिन प्रैक्टिस से आता है सब। तो ये कंडीशन वो कंडीशन है जबकि एक खिल्त गालिब हो गई है, एक्टिवेट हो गई है, और वो कंटिन्यू है। तो यहाँ पर हमें उसे एतदाल लाना है। उसका इलाज जो है, हमारे यहाँ वैसे भी हर जगह किसी भी मर्ज़ को सही करने के लिए एतदाल की कंडीशन पे लाना होता है। तो उसको चाहे मुंजिज़ मुसिल दिए जाए या मुबर्रिदात दिए जाएँ या मुसक्किनात दिए जाएँ, वो जैसी ज़रूरत होती है उस तरह से किया जाता है। लेकिन अल्टीमेट मकसद ये है कि उसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है, एतदाल पे लाया जाता है उस कंडीशन को। तो उस तरह से वो कंडीशन ठीक हो जाती है। सब वो जो एक तरह का एक बहरान है, एक जो केमिकल्स हैं, जो इम्यूनिटी सेल्स हैं, उनको सेटल डाउन करना है, उनको साकिन करना है। ये एक मकसद है जो कि आप उनको वो जो चाहते हैं उसी हिसाब से करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप किसी भी केमिकल से या किसी भी तेज़ दवा से वहाँ की स्वेलिंग को टेम्परेरीली तो उतार सकते हैं, लेकिन उन सेल्स को नहीं साकिन कर सकते, नहीं सुकून दे सकते। इसलिए ज़रूरी होता है कि चूँकि हम नेचर का एक हिस्सा हैं और हम नेचुरल चीज़ों से बने हुए हैं, ये जो केमिकल के पार्ट्स हैं वो हमारे जिस्म में बहुत ही कम मिक़दार में हैं। ज़्यादा बड़ी मिक़दार तो वो है जो कि नेचर का पार्ट है, जो कि हमारे टिश्यूज़ हैं, चाहे वो मसल्स हों या नर्व्स हों या और भी कोई चीज़ें जो भी हैं जिस्म में वो हों। तो इसलिए हमें उसी तरह की चीज़ों से ट्रीटमेंट जब करते हैं या वही चीज़ें जब हम अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है और रेस्पॉन्स करती है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम उसकी बॉडी की ज़ुबान को, भाषा को समझें, वो क्या कह रही है, क्यों परेशान है, वो क्या चाहती है। ये हमें अपने तजुर्बे में आना चाहिए। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जब हम क्रॉन डिजीज़ या ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसके रेस्पॉन्स में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, आप अगर कभी देखेंगे तो जानेंगे कि जब ये ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में कूड़ा छाल 5 ग्राम सुबह शाम बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। और वो न सिर्फ वो इस आंतों की इस कंडीशन को सही, आंतों के वर्म को उतारती है, आंतों के दस्त को सही करती है, बल्कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक कर देती है। इस दवा की ये ख़ास बात है। इसी तरह से जब इसके रेस्पॉन्स में रैशेज़ हो जाए तो शरबतुन्नाब इसके लिए एक अच्छी दवा है। अच्छा, आप ये भी जानेंगे और आपको ये भी देखना चाहिए कि इस ऑटोइम्यून डिजीज़ के बदले में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, किसी को जो नेफ्रोलिथेसिस भी हो सकता है, संग गुर्दा हो सकता है, गुर्दे में पथरी हो सकती है। अब आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि ये जो पथरी हुई है, चूँकि इस कंडीशन की वजह से जो गुर्दे में हरारत पैदा हुई है, उसकी वजह से उसके जो भारी पार्टिकल से थे वो सेटल डाउन हो गए और उसका जो लतीफ़ अज्जा थे वो या तो एक्सक्रीट हो गए या एवापोरेट हो गए, वहाँ से चले गए और वो चीज़ वहाँ पे रुक गई, जम गई और वो पथरी बन गई। हालांकि इसको आज के नज़रिए में अलग तरह से बयान किया जाता है, लेकिन आप ऐसे अगर समझेंगे तो ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होगी। यही वजह है कि ऐसी जगहों पे जबकि बलगम, जिसको कि हम पानी से ताबीर देते हैं, का जो भारी पार्टिकल हैं, अर्जी जिसको मादा कहते हैं, तो वो रुक जाता है, तो हम जवारिस चालीन उसका इस्तेमाल करते हैं।
यानी कि जब अगर हम इसको क्रोन डिजीज़ ही माने और उसी हिसाब से इसको समझें तो देखेंगे कि इसमें फिर इसके बदले में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, चाहे वो एनएस में आ जाएं, या एनीमिया हो जाए, या माल न्यूट्रिशन हो जाए, या फिशर हो जाए। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस जो कि बज़ाहिर अलग दिखती हैं या अलग तरह से डील की जाती हैं, लेकिन ये इसके बदले में हो जाती हैं। तो जब भी कभी हम इसका इलाज करते हैं, हम चूँकि यूनानी नज़रिए के हिसाब से हमेशा ही जो उज़्व ख़ास है, जो सिस्टम है, उसकी तक़वियत का और उसकी वेल बीइंग का ख्याल रखा जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर आप इंटेस्टाइन्स की वेल बीइंग का, उसकी तक़वियत का ख्याल रखेंगे तो ये जो कंडीशन पैदा हुई है ये भी क्योर होगी, ट्रीट होगी। और अब फाइनली अब हम जब ऑटोइम्यून डिजीज़ की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि ये जो इम्यूनिटी सेल्स हैं, यानी कि WBC, ये इम्यूनिटी सेल्स हैं। तो और ख़ास तौर से जो इसमें बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है और इस्नोफिल है, ये ख़ास तौर से, हालांकि लिम्फोसाइट्स भी दूसरे भी। लेकिन जब हम इन सेल्स को देखते हैं तो फिर हम इनके फंक्शंस को अगर हम देखते हैं, समझते हैं, तो हमने यूनानी में जब जाना समझा तो ये देखा कि ये जो बेसोफिल है, ये एक जो जिसको हम बलगम शोर कहते हैं, जिसके अंदर हरारत पाई जाती है, तेज़ी पाई जाती है, सफ़रा, ये नियर टू सफ़रा है, लेकिन वो सफ़रा नहीं जो उसमें से निकलता है। इसकी कंडीशन उसी तरह की होती हैं जो सफ़रा के एक्शन में होती हैं। इसी तरह से इसको फिर कभी हम बहुत डिटेल में जानेंगे इंशाल्लाह, सेल्स के बारे में जो हमने स्टडी की है और जो जाना है। तो ये जो एक्टिवेट हो जाते हैं तब ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ पैदा हो जाती है। और ये जब एक्टिवेट होते हैं तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम या स्टिमुलेट करने का काम, जिसको हम सफ़रा कहते हैं, वो, या यहाँ पे आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो जो हरारत है वो करती है और वो ऐसी कंडीशन पैदा करवाती है। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि, यानी कि मैं शॉर्ट में ये भी कहता चलूँ कि ये एक बलगम और सफ़रा दोनों की एक मिली-जुली मुहिम है, मिला-जुला अटैक है, एक दूसरे के साथ चलते हैं ये। तो जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा ही कि ऐसी दवाएं हों जो सर्द खुश्क हों, काबिज़ हों, हाबिस हों, जो कि न तो आंतों में ठंडक बढ़ाएं, तरी बढ़ाएं, और ना ही गर्मी बढ़ाएं, बल्कि उस चीज़ को, जो सीक्रेशंस हैं, उनको रोकें। हालांकि मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जो मॉडर्न सिस्टम में जो रिसर्च हैं, जिस तरह से ह्यूमर्स को समझा गया है, बहुत माइन्यूटली समझा गया है, बहुत एक्सटेंसिवली समझा गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको हमें, उसके अकॉर्डिंग हमें यूनानी की समझ को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, उसी अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना होगा, जैसा कि मैं करता हूँ। हालांकि एक अकेला शख्स भाड़ नहीं फोड़ सकता, जो कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला शख्स सब कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं हमेशा एक आह्वान करता हूँ, एक इनविटेशन देता हूँ हमारी तमाम यूनानी की जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो बड़े इस तरह के इदारे हैं कि वो हमसे मिलें और इसमें हम काम करें, तो हम एक बहुत बढ़िया और मॉडर्न और बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल, एक्सेप्टेबल यूनानी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूनानी प्रेजेंट कर सकते हैं ज़माने के सामने, दुनिया के सामने, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होगी और जो कि आज की नस्ल के लिए समझना आसान होगी। चूँकि यूनानी के लिए अब तक जो भी कुछ होता रहा है वो ये है कि अगर आपके अंदर एक फ़िलासफ़ी को समझने की जहनियत है, वो मादा है, तो आप यूनानी कर पाते हैं, समझ पाते हैं, वरना ये आपको समझ में ही नहीं आती और आप इसको कभी दकियानूसी मानते हैं, कभी झूठ मानते हैं, कभी गलत मानते हैं और आप फिर इस लाइन पे नहीं चल पाते हैं। तो कमी और गलती हमारी है, यूनानी की नहीं है।
उसको समझिए। वक्त के हिसाब से हमने इसको टाइम ही नहीं दिया, इसको समझा ही नहीं, आगे बढ़ाया ही नहीं, इसमें कोई एडवांसमेंट नहीं किया, कोई एडिशन नहीं किया, ये गलती हमारी है। बहरहाल हम इसको सोजेशियामा या परमेमा के तौर पर हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन बस यही है कि हमारे यहाँ इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जब ये मर्ज़ जिस पार्ट में हो, जिस सिस्टम में हो, उसका इलाज उसी हिसाब से किया जाता है। आंतों की सेहत को मलहूज़ रखा जाता है। ये एक फंडा है छोटा सा इस ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर बातें करेंगे बहुत सारी इंशाल्लाह। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।